बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। उत्तराखंड बीजेपी ने 4 सदस्यीय कमेटी का किया गठन। ये कमेटी पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली है। बता दें आपको, कार्यकर्ता घर घर जाकर बताएंगे मोदी सरकार की उपलब्धियां। इसके लिए देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में इस बीच बीजेपी नेताओं की बैठक होगी और विशेष चर्चा के बाद जो है टीम का गठन किया जाएगा। ये टीमें अभियान के तहत अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पर जाकर लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। वह उत्तराखंड में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। उत्तराखंड बीजेपी ने 4 सदस्यीय कमेटी का इस बीच गठन भी किया है, जो पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर जाएगी और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 11 साल के द्वारा किए गए तमाम कार्यों का जो है लेखा जोखा बताएंगे और उपलब्धियां जो है वो गिनवाएंगे। और इसी को लेकर 11 साल पूरे होने पर यह खास कार्यक्रम उत्तराखंड में होना है। कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को अवगत कराएंगे उन तमाम विकास परियोजनाओं से जो इन 11 सालों में की गई है। चलिए, खबर पर तमाम जानकारी के लिए मनीष डोमाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, अब मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं, देहरादून में इसको लेकर जो है कार्यक्रम होना है और बता दें सभी को कि फिलहाल कमेटी का जो है वो गठन भी किया जा रहा है, जो कि घर घर जाकर लोगों को कार्यकर्ता जागरूक भी करेंगे। फिलहाल ये क्या कुछ अवगत कराएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जो सदस्य कमेटी 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, इसमें कौन कौन शामिल है, इसकी जानकारी बताएं। देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से तैयार कर दिया है और 4 सदस्यों कमेटी का गठन किया गया है। कुलदीप कुमार जो है कमेटी के जो है वो अध्यक्ष बनाए गए हैं। कमेटी जो पूरा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में होंगे उनकी मॉनिटरिंग भी करेगी और क्या कुछ कार्यक्रम तय होने हैं, किन किन को और जिम्मेदारी दी जाएगी, ये कमेटी तय करेगी। फिलहाल 8 जून से जो है वो कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और 16 या 17 जून तक जो है वो कार्यक्रमों की श्रृंखला चलेगी, जिसमें कई जगहों पर प्रेस वार्ता होंगी। तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जो है वो 9 तारीख को राजधानी देहरादून में प्रेस वार्ता करेंगे। इसी तरीके से बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो अलग अलग जिलों में जाकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही जो लाभार्थी सम्मेलन भी इस दौरान आयोजित किए जाएंगे और घर घर जाकर भी बीजेपी जो है वो 11 सालों का जो कामकाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है उसको जानकारी के रूप में जो है वो घर घर जाकर आम लोगों को भी अवगत कराएंगे कि 11 साल में क्या कुछ कामकाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान किए हैं। जी मनीष, कब से ये कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं और कहां पर इसको जो है लेकर तैयारी जो वो की जा रही है? देखिए, 8 तारीख से कार्यक्रमों की श्रृंखला जो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो है केंद्र में जो कार्यक्रम जो आयोजित किया जाएगा, उसके बाद राज्यों में जो है वो कार्यक्रम आयोजित होने हैं। 8 तारीख को बीजेपी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद जिलों में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और राज्यों में जो प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों में वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो कार्यक्रमों की श्रृंखला यहाँ से शुरू होगी। जिले स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है और बीजेपी का जो रूपरेखा है वो बूथ स्तर तक भी कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने की तैयारी में, ताकि बूथ स्तर के माध्यम से जो है वो आम जनता तक जो है वो कार्यक्रम के क्या कुछ जो उपलब्धियां रही हैं सरकार की वो जनता तक पहुंचे। जी मनीष, इस कार्यक्रम को कोई अभी नाम दिया गया हो, कोई टाइटल फिलहाल जो रखा गया हो? जैसे हमने देखा कि उत्तराखंड में जब 3 साल हुए तो 3 साल बेमिसाल का जो है नारा दिया गया था, तो ऐसा कोई नारा फिलहाल दिया जा रहा हो? देखिए, जो कार्यक्रम का नाम दिया गया है बीजेपी की तरफ से वो विकसित भारत की ओर जो है कार्यक्रम की रूपरेखा के तहत दिया गया है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर संकल्प से सिद्धि तक जो है वो कार्यक्रम का नाम दिया गया है। संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम के अंतर्गत जो बीजेपी है वो विकसित भारत का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, तो उसी के तहत जो है वो बीजेपी इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और जो कार्यक्रम मुख्य रूप से होने हैं उसमें पत्रकार वार्ताएं होनी है, कार्यशालाएं होनी है, विकास प्रदर्शनी होनी है, विधानसभा स्तर पर केंद्रीय योजनाओं के पंजीकरण शिविरों का भी
आयोजन किया जाना है। कार्यक्रम के संचालन के लिए जो है वो महेंद्र भट्ट ने जो कल वर्चुअली कार्यशाला भी आयोजित की है, जिसमें बीजेपी के महामंत्री जो है वो मौजूद थे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद थे। यानी कि जो कार्यक्रमों की रूपरेखा करने को लेकर जो कल बीजेपी की एक बैठक हो गई और एक आज बड़ी बैठक होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ जो बीजेपी के सभी विधायक हैं वो भी मौजूद रहेंगे, और जिनको 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिला है, जो चुनाव हारे, वो भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहेंगे। और आगे के कार्यक्रमों की जो रूपरेखा होगी उसको जो है वो विधायकों और जो पूर्व बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं उनको बताने का काम जो है वो पार्टी करेगी। 9 जून को मोदी सरकार के जो कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, उसको लेकर कार्यक्रम जो तय किए गए हैं, उसी के आधार पर बीजेपी जो है आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा जो है वो तय कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्चुअल कार्यशालाओं का भी आयोजन है। 4 से 6 जून तक जिला स्तर पर जो है वो संपन्न होनी है, और 9 जून को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो है वो प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। और मोदी सरकार के 11 साल संकल्प की स्थिति तक विषय पर जिला स्तर पर 10 और 11 जून को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो ये तमाम कार्यक्रम बीजेपी ने जो है वो तय कर दिए हैं। जी मनीष, कितने दिन ये कार्यक्रम चलेगा, कब तक कार्यक्रम चलने, उसकी कोई जानकारी फिलहाल सामने आ रही हो? देखिए 15 से 17 जून तक जो है वो शक्ति केंद्रों के अनुसार शहर एवं मोहल्लों में चौपाल और ग्राम पंचायत केंद्रों में पंचायत चौपाल भी जो है इस कार्यक्रम के दौरान आयोजित की जानी है। तो सीधे तरीके से देखें तो 8 जून से लेकर और 17 जून तक जो है वो कार्यक्रम जो है वो विभिन्न स्तर पर बीजेपी के द्वारा तय किए गए हैं। तो सीधे तौर से देखें तो 8 जून को जहां दिल्ली में जो है वो राज्य अध्यक्ष मोदी सरकार के 11 साल के पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उसके बाद तमाम जिलों में, पूरे देश में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। और ये जो सिलसिला है वो 17 जून तक उत्तराखंड में भी जो है कार्यक्रमों का चलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल उत्तराखंड में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजन जो है वो किया जाना है, जहां कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में, तमाम कार्य योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। और बता दें आपको कि उत्तराखंड बीजेपी ने इसको लेकर 4 सदस्य कमेटी जो है उसका भी गठन किया है, जो कई कार्यक्रम जो है उनका आयोजन ये सदस्य कमेटी जो है वो करने वाली है। वह देहरादून में मानसून सीजन के मद्देनजर पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस बीच पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार ने इस बात का जानकारी देते हुए बताया है कि मानसून सीजन से पहले सभी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। आगे के लिए विभाग की ओर से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पहले से ही तैयार कर लिया गया है। जैसे ही मानसून सीजन शुरू होगा, सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया जाएगा। वही सचिव डॉक्टर पंकज कुमार ने कहा कि उन्होंने चारधाम यात्रा रूट पर जो है खुद 2 बार जाकर सारी स्थिति का जायजा लिया। जहां पर सड़क व पुल आदि के टूटने की संभावना रहती है, वहां के लिए भी बैकअप प्लान तैयार किया जा चुका है। विभाग सभी परिस्थितियों में निपटने के लिए तैयार है। देखिए, बारिश में पहाड़ों में हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, बट हम लोग तैयार हैं, मेंटली भी प्रिपेयर्ड हैं कि अगर बारिश ज्यादा भी होगी तो कैसे उसको हैंडल करेंगे। चारधाम यात्रा का पूरा जो रूट है, मेरे द्वारा स्वयं 2 बार पूरे रोड का इंस्पेक्शन किया गया है, सारी एजेंसी के साथ मीटिंग की गई है, और हमारा एसओपी बना हुआ है, जो हम बारिश जब भी मानसून अनाउंस होता है कि इस डेट से आ रहा है, उससे पहले उसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। हर एक जगह जो नोन जगह है जहाँ पे लैंडस्लाइड होता है या रोड बंद होती है, उस पे कितना वहाँ पे इश्यूज हैं, उसके हिसाब से 1 मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन हमेशा प्लेस की जाती हैं। कौन कौन इंचार्ज होगा हमारा अधिकारी कर्मचारी, उसका भी हम लोग डिटेल बनाते हैं, और वेबसाइट पे हमारे रहता है, सारे डीएम्स के साथ, पुलिस के साथ, सबके साथ रहता है। अब एक और उससे भी ऊपर लेवल का क्रैश बैरियर आ गया, उसमें वो रोलिंग क्रैश बैरियर है। तो अभी आपने सुना पीडब्ल्यूडी विभाग क्या कुछ कहता है। इस बीच मानसून सीजन जो है वो आने को है, और इसी के चलते अभी तैयारियां जो है वो दुरुस्त की जा रही है। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष रंगवाल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, मानसून सीजन को लेकर पीडब्ल्यूडी तैयारियां पूरी कर रहा है, हमने जानकारी भी सुनी जो उन्होंने दी, और उन्होंने कहा कि तैयारियां पूरी कर ली गई। क्या कुछ तैयारियां जो है फिलहाल जमीन स्तर पर देखने को मिल रही है? क्योंकि मानसून जैसे ही आता है उत्तराखंड में भारी परेशानियां जो है वो शुरू हो जाती है, चाहे हम भूस्खलन की बात कर ले या सड़कें जो है धंसने की हम बात कर ले, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां फिलहाल की जा रही? तो
उत्तराखंड में जो खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सबसे ज्यादा सड़कों को नुकसान होता है। जी। सड़कें बंद हो जाती हैं और जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो भी जगह जगह जो है वो बंद हो जाते हैं। तो इसलिए पीडब्ल्यूडी विभाग की जो कोशिश है, साफ तौर से जगह जगह जेसीबी जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा अब खड़े किए जाते हैं, ताकि कहीं पर कोई मलबा आने से या लैंडस्लाइड आने से कोई सड़क बाधित होती है तो उसे जल्द से जल्द खोला जाए। और इसके अलावा जो जर्जर पुल होते हैं उनको भी एक तरफ से सेफ्टी ऑडिट जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा किया जाता है, ताकि बरसात के समय में अगर कोई उन पुलों में जा रहा है तो नुकसान ना हो। तो इसलिए कई पुलों को भी जो है पीडब्ल्यूडी विभाग उस समय बंद कर देता है, ताकि कोई नुकसान जो है पुलों को भी ना हो और जो उससे गुजरने वाले लोग हैं उनको भी ना हो। तो सीधे तौर से पीडब्ल्यूडी विभाग के जो सचिव हैं पंकज पांडे, उनका साफ तौर से कहना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो तैयारी है वो लगभग पूरी कर ली है। किस तरीके से जो है जोन चिन्हित किए गए हैं जहां पर भूस्खलन वाले क्षेत्र हैं, वहां पर ज्यादा जो है जेसीबी उन क्षेत्रों में तैनात किए जाते हैं, ताकि जेसीबी आने में जो है ज्यादा समय न लगे, लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो इसलिए क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा, तो उन पर विशेष फोकस रहता है पीडब्ल्यूडी विभाग का कि वहां पर पब्लिक को जो है वो ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बिल्कुल मनीष, अब मानसून सीजन नजदीक है और नजदीक होने के साथ साथ तैयारियां जो वो की जा रही है। अब देखना होगा कि जो तैयारियां पीडब्ल्यूडी ने की है वो जमीनी स्तर पर कितने हद तक कामयाब हो पाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दूसरे दिन जो है अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह श्री केदारनाथ धाम पहुंची है, जहां उन्होंने परिवार के साथ केदारनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा की है। उत्तराखंड दौरे के पहले दिन दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता हरिद्वार में आयोजित धार्मिक समारोह में शामिल हुई, साथ ही उन्होंने गंगा आरती भी की। बता दें कि दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली में सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद उत्तराखंड के दौरे पर है, जहां वो अलग अलग धार्मिक स्थलों के दर्शन कर रही है। तो आपको बता दें कि इस बीच उत्तराखंड में पहुंची है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। कल आस्था की डुबकी लगाई उन्होंने। इस बीच गंगा आरती में भी वो शामिल हुई। सुबह उन्होंने पवित्र डुबकी लगाई परिवार के साथ, तो वहीं शाम में शयन आरती में जो है वो शामिल हुई और अब फिलहाल जो है वो केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करने पहुंची है। तो वहीं श्री बद्रीनाथ धाम में भी उन्होंने पूजा की है। आज बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि बाबा के चरणों में मैं अपना माथा टेक सकी। बाबा केदारनाथ की कृपा हुई, परिवार समेत मैं यहाँ दर्शन करने आई हूँ और मैंने बाबा के चरणों में एक ही अपनी मंशा जाहिर की है कि प्रभु इतना आशीर्वाद दो हम भारतवासियों को कि विकसित भारत, विकसित दिल्ली के इस लक्ष्य को हम सब मिल करके पूरा कर सकें। और मेरे ऊपर तो जो प्रभु की कृपा है, जो जिम्मेदारी मुझे दी है दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के लोगों की खुशहाली के लिए, मुझे प्रभु की शक्ति मिले और मैं अपने कार्य में पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ में दिल्ली के निवासियों की सेवा कर सकूं और हम सब के ऊपर बाबा का आशीर्वाद बना रहे, देश आगे बढ़े, दिल्ली आगे बढ़े और सभी जन खुश रहें, समृद्धि हो और हर परिवार में उनका आशीर्वाद छाया रहे। बाबा केदारनाथ जी की बहुत बहुत जय। जय बाबा केदारनाथ, हर हर महादेव। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने परिवार के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन भी किए। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ धाम में यात्रियों के साथ मुलाकात की और पूरे देश की सुख समृद्धि के लिए भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन करके अत्यंत सुख की अनुभूति हो रही है। विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर, दिल्ली की विकास को लेकर उनकी प्राथमिकता ही रहेगी। आज मुझे बाबा बद्री विशाल के दर्शन करके अत्यंत सुख की अनुभूति हो रही है। मैं अपनी ओर से, समस्त दिल्ली वासियों की ओर से बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और बाबा से यही कहती हूँ कि पूरी दिल्ली को, पूरे देश को, पूरी दुनिया पर अपना आशीर्वाद बना करके रखे और उनकी कृपा सब पे बरसती रहे। विकसित भारत हो और विकसित भारत के मार्गदर्शन में विकसित दिल्ली हो और मुझे इतनी शक्ति दे
कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे से कर सकूं और सभी दिल्ली वासियों के सुख सुविधा का ध्यान रख सकूं। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां श्री केदारनाथ धाम में 400 करोड़ का कारोबार हुआ है। इस बीच एक महीने में 200 करोड़ का कारोबार हुआ है। बता दें आपको, होटल से 100 करोड़ रुपए तो हेली सेवा से 35 करोड़ की आय जो है यहां पर सर्जित हुई है और डांडी कंडी में 1 करोड़ से ज्यादा की आय हुई है। तो ये इस बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां केदारनाथ धाम में 200 करोड़ रुपए का कारोबार अब तक हुआ है। बता दें आपको, जब से कपाट खोले गए हैं तमाम धार्मिक स्थलों के, तब से लेकर और अब तक ये बड़ा जो आंकड़ा है वो कारोबार का देखने को मिल रहा है, जहां पर श्री केदारनाथ धाम में ही 200 करोड़ का जो कारोबार है वो हुआ है। एक महीने में 200 करोड़ का कारोबार देखने को मिला है। होटल की हम बात करें, होटल्स से जो है 100 करोड़ की आय जो है वो सर्जित हुई है। तो वहीं हेली सेवा से 35 करोड़ रुपए की और डांडी कंडी से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय जो है वो सर्जित हुई है। तो एक महीने में कुल मिलाकर 200 करोड़ का कारोबार जो है वो हुआ है। और इसी में अब आप देखिए कि कितना उत्तराखंड के लिए पर्यटन जो है वो महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि आस्था के साथ साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस दिन से ही कपाट खुले हैं तमाम धार्मिक स्थलों के, तभी से लोगों का आना जाना यहाँ पर बना हुआ है। और उसी के चलते आप देखिए 200 करोड़ रुपए का कारोबार एक ही महीने के अंदर होना, यह आप देखिए कि वहाँ पर क्या पर्यटन जो है वो कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 200 करोड़ रुपए की आय जो है सर्जित हुई है एक महीने में, जिसके अंदर 100 करोड़ रुपए जो है मात्र होटल्स से ही आए हैं, जबकि 35 करोड़ रुपए जो है वो हेली सेवा से उत्तराखंड को सर्जित हुए हैं। खबर पर तमाम जानकारी के लिए मनीष डंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, एक महीने के अंदर उत्तराखंड में बहुत बड़ा कारोबार हुआ है। हम देखें केदारनाथ धाम में 200 करोड़ का कारोबार हुआ है जब से कपाट खुले हैं, और अब तक 100 करोड़ रुपए होटल्स ने, 35 करोड़ रुपए हम देख रहे हैं कि हेली सेवा से 1 करोड़ रुपए जो है अलग से, तो कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपए जो है वो सर्जित हुए हैं। ये आय पर्यटन से, आस्था से हम देख रहे हैं कितना बड़ा जो है लाभ वहां पर देखने को मिल रहा है। हम देखेंगे ये लाभ उत्तराखंड में एक महीने में हुआ है, तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि और बहुत बड़ा कारोबार जो है वो इस बार इस सीजन में होना है। देखिए, बिल्कुल सीधी तरीके से देखें तो एक बड़ा आर्थिकी का साधन जो है उत्तराखंड में चारधाम यात्रा रहती है। और जो लोग चारधाम यात्रा व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए यही जो है वो समय होता है कि जब चारधाम यात्रा उत्तराखंड में चलती है तो उस दौरान वो अपनी आर्थिकी को और बेहतर करें। तो आंकड़े पहले महीने के शुरू आ गए हैं और जिस तरीके से जो आंकड़े सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी राहत देते हैं जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और अगर चारधाम यात्रा रूटों की भी बात करेंगे तो अगर ये राशि जोड़ी जाएगी तो ये और ज्यादा होगा, क्योंकि ये हेली और होटल व्यवसाय से जुड़े या घोड़े खच्चर वालों से ही जुड़े हुए हैं। अगर अन्य छोटे दुकानदार हैं जहां पर ये आते जाते समय खाना खाते हैं या तमाम तरह की चीजें जोड़े जाए तो ये और आंकड़ा ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन ये सीमित आंकड़े हैं और उम्मीद की जा रही है कि जून के महीने में जब चारधाम यात्रा और चरम पर होती है तो ये और ज्यादा आंकड़े जो है वो आर्थिकी के रूप में सामने आएंगे। और ये एक उत्तराखंड जो पर्यटन प्रदेश है, साथ साथ चारधाम यात्रा जिस तरीके से चलती है तो यहाँ की लोगों की जो आर्थिकी जुड़ी होती है वो पर्यटन से ही जुड़ी होती है। और सीधे तरीके से देखें तो पिछले साल भी जो आंकड़े सामने आए थे उससे कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो आंकड़े आए वो और ज्यादा जो है आर्थिकी के आए। जी मनीष, क्योंकि लोगों के व्यवसाय में बढ़ोतरी हो रही है, लोगों की प्रतिक्रिया की हम बात करें तो कैसा महसूस वो लोग कर रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जब पर्यटन बंद हो जाता है, कहीं कि चारधाम यात्रा रुक जाती है, तब पलायन की बड़ी समस्या होती है, लोग काम करने के लिए इधर उधर जाते हैं। तो फिलहाल उन लोगों का क्या कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए, बिल्कुल जो लोग चारधाम यात्रा से जुड़े, व्यवसाय से जुड़े होते हैं वो साल भर इसी चीज का इंतजार करते हैं कि जब चारधाम यात्रा आए तो उनका जो व्यवसाय है वो और बेहतर चले। और जो आंकड़े सामने आए हैं वो इस बात दे रहे हैं कि जब चारधाम यात्रा शुरू हुई है तो और बेहतर जो है वो उनकी आर्थिकी हुई है। और सरकार की भी ये कोशिश होती है कि जब चारधाम यात्रा हो तो जो स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं उनको ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब
बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे और माणा में उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया था। तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने का जो एक नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, तो उसके बाद जो माणा का जो गांव है जहां पर हथकरघा के जो वस्त्र बने होते हैं, उन लोगों का भी कहना था कि इससे अब उनकी आय में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि लोकल फॉर वोकल का जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया है उत्तराखंड में कि जब भी चारधाम यात्रा पर आए तो यहाँ से कुछ ऐसा सामान खरीद कर लेके जाएं जो यहाँ पर लोकल प्रोडक्ट बनता है, तो उससे जो है आम लोगों की आर्थिकी में भी सुधार देखने को मिलेगा। और कुछ यही उत्तराखंड में अब देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री जिस चीज का आह्वान करते हैं उसका असर ग्राउंड पर भी देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, क्योंकि मनीष अब आगे एक बड़ा हम कहें मानसून सीज़न भी है, दूसरी तरफ चारधाम यात्रा भी है। थोड़ी सी परेशानी मानसून सीज़न में ये होती है कि कुछ रास्ते जो हैं वो बाधित हो जाते हैं, कुछ परेशानियां, प्राकृतिक आपदाएं जो है वो प्रभावित करती है। लेकिन हम कहें कि अगला जो महीना है, जो फिलहाल जून हालांकि चल ही रहा है, जून जुलाई, ये 1-2 जो महीने हैं ये बहुत अहम रहने वाले उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड के कारोबार के लिए। बिल्कुल बेहद अहम रहने वाले हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो जो जून का महीना है वो सबसे ज्यादा पर्यटक उत्तराखंड पहुंचता है, क्योंकि पूरे देश में जो है वो स्कूलों की भी छुट्टियां होती हैं जगह जगह पर, तो लोग ज्यादा रुख करते हैं, पर्यटन प्रदेश की ओर रुख भी करते हैं और चारधाम यात्रा की ओर भी रुख करते हैं। तो इस लिहाज से, आर्थिकी के लिहाज से जून का महीना काफी अहम जो है उत्तराखंड के लिए माना जाता है। हालांकि थोड़ा सा इस बात को लेकर इस बार चिंता की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि जो मानसून 25 जून के आसपास उत्तराखंड पहुंचता था वो 10-12 तारीख के लगभग पहुंचने की बात कर रहा है। तो अगर मानसून जल्दी पहुंचता है तो थोड़ा यात्रा पर जो इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो यात्रा एक और समय जो पीक पकड़ता है वो सितंबर अक्टूबर में काफी जो है वो यात्रा सीजन काफी पीक पकड़ता है। उस समय भी काफी श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं और वो मौसम ऐसा होता है कि सबसे बढ़िया चारधाम यात्रा के दर्शन करने के लिए होता है। तो अब बिल्कुल मनीष, और अब देखना होगा कि फिलहाल आने वाले महीनों में उत्तराखंड में कारोबार कैसा होता है, और क्योंकि आस्था का भी ये वक्त है और फिलहाल तमाम श्रद्धालु जो है वो उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। आगे क्या मौसम, क्या कुछ मिजाज रहेगा वो भी देखने वाले हो। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जो है वो जारी किया है। लगातार 4 जून तक भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। देहरादून, टिहरी गढ़वाल, चमोली में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश का अलर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में इस बीच जो है मौसम विभाग ने बड़ी जानकारी जो है वो साझा किया और उन्होंने बताया है कि 4 जून तक जो है मौसम जो है वो वहां पर जारी की गई है एडवाइजरी के 4 जून तक भारी बारिश की चेतावनी जो है वो देहरादून, टिहरी गढ़वाल, चमोली में रहने वाली है भारी बारिश। पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिन में जो है बारिश की संभावनाएं जो है वो लगातार बनी हुई है। भारी बारिश इन तमाम जिलों के अंदर देखने को मिलेगी और हालांकि उसके बाद जो है मौसम थोड़ा खुल सकता है, लेकिन फिलहाल अभी यही कहा जा रहा है कि 1-2 दिन जो है वो भारी बारिश वहां पर रहेगी।